जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि स्टडी कैंपस ने आप सबके लिए फ्री में एक लेक्चर सीरीज की शुरुआत करी है जो कि है नंबर सिस्टम। ओके, तो हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, आज उसका है सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ने वाले यूनिट डिजिट। तो कल मैंने आप सबको अच्छे से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताया था कि हाउ टू क्लासिफाइड द नंबर्स, हमने नंबर को किस किस प्रकार से क्लासिफाई किया हुआ है। और ये जो लेक्चर हमारा चालू है इसके थ्रू आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। लगभग इंडिया के हर गवर्नमेंट एग्जाम को इसमें कवर किया जा सकता है। मेनली जो मेजरली एग्जाम्स है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, खास करके सीडीएस और सीजीएल के तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना सारा कंटेंट आपको अच्छे लेवल पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एफकेट, सी सेट एंड अदर एग्जाम्स। ओके, अगर आप हमारी ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके अपने ऑफलाइन बैचेस के बारे में पता कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस के बारे में और जानकारी चाहिए, मतलब कि अगर आप आप जहाँ पे रहते हो इसकी ब्रांचेस वहाँ पे है कि नहीं है, अगर आपको ये भी पता करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे है, और चाहे तो आप वहाँ पे अपने नाम का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गो। तो लास्ट टाइम हमने जहाँ तक ख़त्म किया था वो था कंपोजिट नंबर। हमने कंपोजिट नंबर तक अच्छे से ख़त्म किया था। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर मेरा वो नंबर होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं और मैक्सिमम कितने भी रह सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले उसी टॉपिक में एक टॉपिक हमारा बच गया था, परफेक्ट नंबर्स। क्या था वो? परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर मेरा क्या होता है? लाइक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया, एक नंबर लिया मैंने 6। अब मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसका फैक्टरेशन करता हूँ। इसका तो एक यूनिवर्सल फैक्टर है सब नंबर्स का, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा। ओके, तो ऐसा नंबर्स जिसके सारे फैक्टर्स को सम करने पे, बट उस नंबर को सम नहीं करना है, जिसके उन सारे फैक्टर्स को सम करने पे जो नंबर आएगा वो हमारा ये नंबर होगा। मतलब ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए? ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए, बट बस वो जो नंबर है उसको ऐड नहीं करना, उसको छोड़कर बाकी नंबर को ऐड करेंगे तो हमको वही नंबर मिलेगा। तो आइए हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। आई होप कि आप सब नोट्स के साथ में बैठे होंगे, अपने नोट्स लेकर बैठे होंगे। ओके, तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा इसका? इफ द सम ऑफ all the factors of a number without excluding the number, उस नंबर को एक्सक्लूड नहीं करना है सम के अंदर, विदाउट एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू that number then it is called perfect number. ओके, जैसे कि मैंने 6 का एग्जांपल लिया था, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, हर नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 15। ओके, तो 15 का एक फैक्टर 1 होता है, एक 3 होगा, एक 5 होगा और एक खुद 15 होगा। तो फिर एक 3 और 5 को जोड़ने पर क्या मेरे को 15 मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को यहाँ से कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। तो ये मेरा एक परफेक्ट नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। ओके, जैसे कि मैंने अब लिया मैंने 28 लिया, तो 28 के कौन कौन से फैक्टर बनते हैं? तो 28 का एक फैक्टर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 से भी भाग जाता है, फिर 7 होता है, फिर 14 होता है और एक 28 खुद उसका एक फैक्टर होता है। तो 28 को छोड़ के अगर मैं इन सब का प्लस करता हूँ, ओके, तो मेरे को कितना मिलेगा? 1 + 2 + 4 + 7 + 14। देखिए, 7 4 11, 2 13 1 14, 14 और 14 28 मीन्स 28। तो 28 मेरे को मिल गया। मतलब कि मेरा ये जो नंबर है 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर समझ में आया आपको? परफेक्ट नंबर क्या होता है?
परफेक्ट नंबर वो संख्या होती है, वो नंबर्स होते हैं उसके सारे फैक्टर्स को सम करने पे वो नंबर खुद आता है, बट उस नंबर को मतलब वो जो नंबर खुद है उसको सम में एक्सक्लूड नहीं करना, उसको छोड़कर बाकी फैक्टर्स को सम करना है। ओके, तो यहाँ तक आप सबको समझ गया बिल्कुल कि न बिना किसी दिक्कत के। तो एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं, आपको क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द परफेक्ट नंबर और 4 ऑप्शन देंगे आपको। ओके, बट एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस है फाइंड द रेसिप्रोकल सम ऑफ द परफेक्ट नंबर्स, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ, यहाँ पे मैंने नंबर क्या लिया, 6 लिया, 6 के फैक्टर्स क्या मिले थे मेरे को, 1 2 3 और 6। अब मैं बोलूँ कि इसके सम का रेसिप्रोकल निकालो, इसके सम का रेसिप्रोकल निकालो, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब अगर मैं इसका एलसीएम 6 लेता हूँ तो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब इतना बेसिक चीज़ तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हो। ओके, तो इसका जो बेसिक स्टेप है एलसीएम वाला वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको आना ही चाहिए। ओके, तो 6 3 9 1 10 2 12, तो 12/6 मतलब 2। ओके, अब ये देखिए, ये जो स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है। ओके, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ऊपर क्या है मेरा, ऊपर मेरा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है, ऊपर मेरा क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, मेरे नंबर्स के जितने फैक्टर्स मिले थे उसके सम डिवाइडेड बाय खुद वो नंबर। तो इससे मुझको क्या मिल जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल सम ऑफ द नंबर। क्या मिल जाएगा मेरे को, रेसिप्रोकल सम ऑफ द नंबर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इतना समझ में आया, कोई डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट और है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके, ये आपने अपने बचपन में क्लास 3 4 में पढ़ा ही होगा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 2143240। ओके, 40 नहीं 50 ले लेता हूँ, 3250। ओके, अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, 5 का प्लेस वैल्यू, कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। ओके, कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो प्लेस वैल्यू होती क्या है रियल में, रियल में प्लेस वैल्यू होती क्या, आपकी रियल में प्लेस क्या है। ओके, चलो ये बहुत बड़ा नंबर है, थोड़ा हम लोग इसको लाखों में लिखते हैं। नंबर क्या ले लेता हूँ मैं, 2153224। ओके, अब अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मैं इसको ऐसे एक्सपांड करके लिखता हूं तो ये क्या लिख जाएगा मेरा, 2,15,332। तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूं, ऐसा 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 4। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 4। मैंने सबको क्या किया, केवल एक्सपांड कर दिया। ओके, तो ऐसा एक्सपांशन करना आपको आता होगा, आपने स्कूल में देखा होगा। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू का मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 का प्लेस वैल्यू बताओ, 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, 2 की प्लेस वैल्यू, और वो 2 कौन सा है, वो ये वाला 2 है, यहाँ पे 2 डबल टाइम है ना, तो वो ये वाला 2 है। इस वाले 2 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जिस पोजीशन पे वो बैठा हुआ है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। और रही बात फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती किसी भी नंबर की। अगर आपसे कोई बोलता है कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो वो 2 ही होगी। जो नंबर जैसा दिखता है वो वैसा ही रहेगा, इसलिए उसका फेस वही होगा। अगर आपको 10 लोगों के बीच खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि राहुल कौन है, तो राहुल
कितने नंबर पे भी खड़ा रहे तो राहुल ही रहेगा ना, इसीलिए उसकी फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। सिर्फ चेंज क्या होती है, प्लेस वैल्यू मैटर करती है। जैसे 2 1 3 2 1 5 3 2 4, ओके। ये मेरी क्या, ये मेरी यूनिट डिजिट की पोजीशन है, ओके, यूनिट प्लेस। ये मेरा क्या है, यूनिट प्लेस है, ओके। ये मेरा क्या है, 10th प्लेस है। और ये मेरा क्या है, 100 प्लेस है, 100। ये मेरा क्या है, 1000 प्लेस है, 1000 प्लेस, ओके। और ये मेरा कहाँ पे पहुंच गया, 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस। और ये मैं कहाँ पे आ गया, लाख में, लाख, ओके। तो ये उसके पोजीशंस है। तो ये क्या, उसके प्लेस वैल्यूज है। अगर कोई मुझसे पूछे कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। क्योंकि देखो प्लेस वैल्यू जब भी निकालना है ना, अगर वो नंबर थोड़ा अंदर है, मतलब उसके आजू बाजू नंबर्स हैं, तो उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं ना, उनके आगे 0 लगा दो उन नंबर्स के प्लेस पे। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, 10,000। 10,000 क्या उसकी प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू उसकी 1 होगी। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, सिर्फ मैटर क्या करता है, हमारा प्लेस वैल्यू मैटर करता है, ओके। तो प्री के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, नहीं तो एग्जाम, वैसे तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, आपके टाइम पे तो क्वेश्चंस यहाँ से बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब क्वेश्चंस अच्छे लेवल के पूछे जाने लगे, ओके। तो ये जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स थे, आपको एक बार नंबर्स का आइडिया होना ज़रूरी था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। इसके लिए इतना सारा बेसिक मैंने आपको बताया। अब यहाँ से इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा, हमारा चालू होगा ओरिजिनल सीरीज़ नंबर सिस्टम का, जिसका टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा यूनिट डिजिट का टॉपिक का नाम लिखा हुआ था। तो हम लोग आज यूनिट डिजिट से ही शुरुआत करने वाले हैं। ये तो मैं कल का लेक्चर ख़त्म कर रहा था अभी, और आज नया लेक्चर शुरू करूँगा, ओके। चलो ये देखो, ये मेरा क्या है, मेरा यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट का मेरा ये डेफिनेशन है। आप लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, मैं उसके बाद में इसका मतलब बताता हूँ अच्छे से, और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ओके। द लास्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट of the powers of any number to follow cyclic pattern, that is they repeat after certain number of steps. If we found out after how many steps the last digit of the powers of a number repeat, then we can find out the last digit of any power of a number. देखो इतना बड़ा डेफिनेशन था, कितनों को समझा होगा, कितनों को नहीं समझा होगा। अब मैं सिंपल में बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 1 2 3 6 7, ओके। द लास्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, द लास्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड से लास्ट का डिजिट, लेफ्ट साइड से लास्ट का डिजिट, पावर ऑफ एनी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 का क्यूब, ओके। तो पावर ऑफ एनी नंबर, जैसे तो यहाँ पे हो कि कितना मिल जाएगा, 125। तो लेफ्ट साइड से आखिरी डिजिट मेरी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी उस संख्या का। उस संख्या का क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। और राइट साइड से सबसे पहला होगा, मतलब राइट मोस्ट डिजिट। ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि राइट मोस्ट डिजिट कौन सा है मेरा। इसको हम लोग एक तो क्या बोलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट लास्ट डिजिट, और फ्रॉम राइट टू राइट मोस्ट। देखिए एग्जाम में राइट मोस्ट करके वर्ड अगर आता है तो आपको यूनिट डिजिट के ऊपर जाना है, क्योंकि राइट मोस्ट वर्ड यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस में बहुत यूज होता हुआ देखा गया है पिछले सालों में, ओके। तो जैसे देखिए, व्हाट इज दिस, पूरा नंबर ही मिट गया। इसको रफ ही करना पड़ेगा, ओके। चलो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 2, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। 3 का पावर स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। 3 का पावर 4 मतलब 9 × 9 81। 81 मतलब 8 और 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा इसका यूनिट डिजिट। और अगर मैं 2 के पावर 4 लिखूँ तो कितना आएगा, 16, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। समझे, किसी भी संख्या का आखिरी नंबर, किसी भी नंबर का लास्ट नंबर मेरा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। जैसे अगर 2 की पावर 1 होगी तो यूनिट डिजिट 2, अगर 2 की पावर 2 होगी तो यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 होगी तो यूनिट डिजिट 8,
2 की पावर 4 होगी तो यूनिट डिजिट 6। हम लोग 2 के ऊपर आएंगे, बट अभी हम लोग को जो स्टार्टिंग के रूल्स है वो पढ़ के लेने। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। इतना बेसिक डेफिनेशन आपको समझाना कि यूनिट डिजिट क्या होता है, बस वही आपको यहाँ पे समझना है कि किसी भी नंबर का लास्ट नंबर, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट मेरा यूनिट डिजिट होता है। ओके, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट मेरा यूनिट डिजिट होता है, बस उतना याद रखना है। ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ओके, फॉर नोट्स पर्पस मैंने लिखवा दिया, अगर आपकी इच्छा हो तो लिखो, नहीं तो अपने ओन लैंग्वेज में भी आप अपने नोटबुक में डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यूनिट डिजिट मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया 1728, इसमें यूनिट डिजिट क्या है मेरा 8 है। मैंने अगर किसी नंबर को सम किया 21 प्लस 27, ओके, तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा मेरे को, देखिए 7 और 1 8, मतलब ये 48 बन जाएगा। लेकिन यूनिट डिजिट के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस को ही जोड़ना है, तो मैं किसको जोड़ूंगा, 1 और 7 को जोड़ूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिट डिजिट 8 मिल जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ 21 इंटू 27, तो यूनिट डिजिट के लिए केवल यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना, ओनली फोकस ऑन यूनिट डिजिट। यहाँ पे लिख लो एक साइड, ओनली फोकस ऑन यूनिट डिजिट। ओके, अभी तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपी और सीडीएस में पूछे गए। हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ओके, तो 21 इंटू 27 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। यूनिट डिजिट के लिए ओनली फोकस ऑन यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1 इंटू 7 मतलब 7। अगर समझ लो मेरा नंबर बड़ा है, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया 637 इंटू 641 इंटू 325 इंटू 243, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ओके, तो मैंने क्या बोला, ओनली फोकस ऑन यूनिट डिजिट, केवल और केवल यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है। तो क्या कीजिए आप सब, इन सब के यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 5 कितना 35, 35 का भी सिर्फ और सिर्फ 5, 35 का भी सिर्फ और सिर्फ 5 देखना है मेरे को, और कुछ नहीं देखना है। ओके, 35 का सिर्फ क्या देखना है, 5 देखना है। तो 5 इंटू 3 15, 15 का भी सिर्फ क्या देखना है मेरे को, 5 देखना है। तो यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा, 5 आएगा। समझा, कोई डाउट आपको, बिल्कुल भी नहीं ना। ओके फाइन, तो ये था हमारा नॉर्मल सा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। अब आते हैं किस किस नंबर पे यूनिट डिजिट का क्या क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए यूनिट डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ इन्हीं 10 डिजिट्स में से ही किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट हो सकता है। जैसे मैं कौन सा भी नंबर लिखूँ, बट उनका यूनिट डिजिट इनमें से ही एक होगा, ये तो हमको पक्का पता है ना। तो इन्हीं नंबर्स के बारे में हमको पढ़ना है, बस इन्हीं नंबर्स के बारे में हमको पढ़ना है और कुछ नहीं करना। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे ऊपर आप लोग कॉलम में बना के लिख लीजिए 0 1 5 और 6। तो आज हम लोग 0 1 5 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो अपने नोट्स में टॉपिक का नाम डाल लो और इसके बारे में लिख लो 0 1 5 6। लेट, अगर मेरा नंबर 0 हो, अगर मेरा यूनिट डिजिट 0, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 780। ओके, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट 0 है ना, तो 780 का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0 आ गया। बट अगर मैं 780 रेस टू 141 करता हूँ, 780 रेस टू 141 करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, मैं 780 को 141 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 780 इंटू 780 इंटू 780 इंटू 780 अप टू ये कहाँ तक जाएगा मेरा 141 टाइम्स। कितना, 141 टाइम्स। अभी यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, ओनली फोकस ऑन यूनिट डिजिट। तो मैं यहाँ पे हर एक यूनिट डिजिट को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो आंसर फाइनल में मेरा क्या आएगा, 780 रेस टू 141 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही मेरे को मिलने वाला है। जाहिर सी बात है, मुझे इसका यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना
किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट जीरो है, नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर यूनिट डिजिट जीरो है तो उसके ऊपर कितनी भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। ओके, तो 0⁻n कितनी भी पावर हो, 0⁻n कितनी भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। क्या आएगा? उसका यूनिट डिजिट जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो आएगा। ओके, तो ये याद रखना आप लोग। अगर किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट ज़ीरो है, यहाँ पे नंबर ही लिख देता हूँ मैंने नंबर लिख दिया AB0। ओके, अगर इसकी पावर n है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका यूनिट डिजिट ज़ीरो आएगा। इतना कॉमन सेंस है, आप सब याद रखना। ओके, अगर मेरा नंबर 1 है, अगर मैंने कोई नंबर लिया जिसका यूनिट डिजिट 1 है, लाइक मैंने यहाँ पे नंबर लिया 441। क्या लिया मैंने? 441। इसका यूनिट डिजिट क्या? इसका यूनिट डिजिट 1 है। बट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 441⁻992, तो मैंने क्या लिया? 992 लिया। ओके, मतलब मैं 441 को 992 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा। इसका मतलब यही होता है ना, मैं 441 को 992 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब 441 इंटू 441 इंटू 441 इंटू 441 अप टू कितनी बार? 992 टाइम्स। कितना? 992 टाइम्स। तो मेरे को क्या करना है? मैं यहाँ पे इसके सारे यूनिट प्लेसेस को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझको अंत में क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। मुझको क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसके ऊपर कितनी भी पावर चढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। ओके, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 है और इसके ऊपर कितनी भी पावर है तो नो मैटर्स, उसका यूनिट डिजिट 1 ही आने वाला है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। 0 और 1 सेम केस है, कुछ नहीं है। नंबर का अगर नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो वो एंडिंग तक 0 ही रहेगा। किसी भी पावर में अगर गलती से किसी ने ऐसा सोचा कि सर अगर यहाँ पे 441 है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर किसी ने ऐसा बोला कि सर 441 प्लस 441, क्या इनको ऐड करने पे यूनिट डिजिट 1 आएगा? गधो, यहाँ पे बीच में प्लस है। प्लस में वो ऐड होता है, 1 का 2 बनता है, 2 का 3 बनता है। तो प्लस में नहीं, केवल और केवल पावर के फॉर्म में, केवल और केवल पावर के फॉर्म में देखना है हम लोग को। ओके, और पावर वाला ही एग्जाम में ज़्यादातर आता है। अगर नंबर वाला आया तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर आपका टाइम खाना चाहता है। बस एग्जामिनर ना, देखो एग्जाम में ना 70% क्वेश्चन इजी आते हैं, बस ना एक अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ होना चाहिए और कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो 70% पेपर तो आप लोग आराम से कर लोगे इजीली। बाकी है 30%, वो 30% वही बच्चे कर पाते जिन्होंने 70% के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है। जिस बच्चे ने 70% पूरा कवर किया वो 30% का भी 20% पूरा करके आता है। ओके, और 10% सवाल ऐसे होते हैं कि एग्जामिनर जानबूझ के वो टफ डालता है। ये सोचता है चलो बच्चे के साथ आज खेला जाए, बच्चे को थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया जाए। और अगर आप लोग टफ क्वेश्चन में उलझे ना बच्चों, आपका पेपर छूट जाएगा। एग्जाम में सारे प्रश्न करने के लिए नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए भी होते हैं। तो छोड़ने वाले क्वेश्चंस को समझना। अगर एग्जाम में 20 सेकेंड्स के अंदर आपको क्लिक नहीं हो रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, तो लीव दैट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। अगर आपने पूरा पेपर कर लिया, अगर टाइम बचा आपके पास आधा घंटा 15 मिनट, तो लास्ट में उस बचे हुए मतलब उन क्वेश्चंस पे आओ जिसमें आपको क्लिक नहीं हुआ, तब सोचो उसके अंदर, तब अपना पूरा दिमाग लगा दो, समझे? वरना अगर क्वेश्चन 20 सेकंड के अंदर क्लिक नहीं हुआ, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। एग्जाम में 100 के 100 क्वेश्चंस करने के लिए नहीं होते, सिर्फ 90 क्वेश्चंस करने के लिए होते हैं। बाकी 10 क्वेश्चंस एग्जामिनर ऐसे डालता है कि वो सॉल्व ही ना हो पाए उतने टाइम के अंदर, समझे? तो ये 90 क्वेश्चंस को तो आपको नहीं छोड़ना है, ये 90 क्वेश्चंस को तो आपको नहीं छोड़ना, 90 क्वेश्चंस करने ही करने। ओके, ये 90 बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, समझ गए? चलिए, तो हमने क्या किया, हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया। अभी हम लोग जाते हैं 5 के ऊपर। अगर मैंने कोई नंबर लिया, जैसे मैंने नंबर लिया 125, मेक इट अदर कलर, दूसरा कलर लेता हूँ मैं इसके लिए। मैंने लिया 125। ओके, 125 की पावर मैंने रख दी 637। ओके, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? पहले तो 1
25 का यूनिट डिजिट निकालते हैं। 125 का यूनिट डिजिट होगा 5, ये तो हमको मालूम है। अगर मैं इसकी पावर करता हूँ 125 की पावर मैंने कितनी कर दी, 637 कर दी। इसका मतलब क्या, मैं 125 को 637 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा। 637 637 637 इंटू 637 अप टू कितने टाइम्स, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा अप टू, वेट, ये इधर 637 नहीं आएगा, 125 आएगा। क्या हो गया ये, हाँ 125 इंटू 125 इंटू 125 इंटू 125 अप टू कितने टाइम्स जाएगा ये मेरा, 637 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स, 637 टाइम्स जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ओनली फोकस ऑन यूनिट डिजिट, ओनली फोकस ऑन यूनिट डिजिट। तो 5 इंटू 5 25, 25 का भी केवल 5, 5 इंटू 5 25, 25 का भी सिर्फ और सिर्फ 5, 5 इंटू 5 25, फिर से 5 इंटू 5 25। मतलब अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसके पावर में कुछ भी लगा दो, उसके पावर में कुछ भी लगा दो, उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहने वाला है, 5 ही रहेगा। ओके, इतनी सी बात थी। 0 1 5 सबका एक ही रूल है कि 0 का यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता पावर लगने पर, 1 का भी नहीं होता, 5 का भी नहीं होता, वैसे ही सेम और सेम 6 का भी है, 6 का भी नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया 436, 436 का यूनिट डिजिट क्या है, 436 का यूनिट डिजिट है 6। मतलब मैं अगर 436 की पावर लेता हूँ 921, तो मतलब मैं 436 को 921 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब तो 436 इंटू 436 इंटू 436, ठीक है, इंटू 436 अप टू कितने टाइम्स, 921 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए 6 इंटू 6 36, 36 का भी केवल 6, 6 इंटू 6 36, और इसका भी केवल 6, फिर 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 केवल 36, और 36 का भी केवल 6। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब हमने क्या क्या देखा कि 6 के ऊपर कितना भी पावर चढ़ा दो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होता। मतलब 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए, इन सब के लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। 0 1 5 के लिए हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। समझ में आया आपको? कोई डाउट, कोई शंका कमेंट बॉक्स में पूछे, सब डाउट्स क्लियर किए जाएंगे आपके। ओके, तो हमने 0 1 5 6 का देख लिया। हमने 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद बचते हैं हमारे 6 डिजिट्स, तो 4 के वाले पढ़ लिया। अब चलते बाकी 2 के ऊपर जो सेम पैटर्न फॉलो करते। देखिए जो पैटर्न वाइज रहते ना, भगवान ने, ऊपर वाले ने जिस हिसाब से बनाया है, इस दुनिया को बनाया ना, उसी हिसाब से नंबर्स को भी बनाया है उसने। तो नंबर्स के अंदर एक पैटर्न उसने डाला है, नंबर्स के अंदर उसने एक पैटर्न डाला है, तो उन्हीं पैटर्न्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इस पैटर्न को तो आप में से कोई झुठला नहीं सकता ना कि ये पैटर्न ऐसा ही क्यों है, दूसरी तरह क्यों नहीं है। पैटर्न है तो है, तो बस जो नंबर्स पैटर्न फॉलो करते हैं उसी पैटर्न को मैथमेटिशियंस लोगों ने एनालाइज किया, आइडेंटिफाई किया, और उसी को हम लोग पढ़ लें। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ओके, तो हमारे अगले नंबर है 4 और 9। क्या है, 4 और 9। अब मैं उसमें से भी क्या लूँगा, मैं उसमें से भी 4 लेता हूँ। मैंने 4 लिया। अगर मैं 4 की पावर 1 रखता हूँ, यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 2 रखता हूँ तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये मेरा यूनिट डिजिट है। अगर मैं 4 की पावर 3 रखता हूँ, 4 की पावर 3 मतलब 64, तो यूनिट डिजिट कितना मिल गया मेरे को, 4 मिल गया। अगर मैं 4 की पावर 4 रखता हूँ, मतलब 16 का स्क्वायर 256, मतलब 6 आएगा। यहाँ पे देख रहे हो, ये 2 का साइकिल रिपीट कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये हर 2 के बाद रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 का पावर 5 रखूँगा तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 की पावर 6 रखता हूँ तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 7 रखता हूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा,
4 आएगा, और अगर मैं 4 की पावर 8 रखता हूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब ये हर 2 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6। ओके, तो ये हर 2 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो 4 की साइक्लिसिटी है, इसकी जो साइक्लिसिटी वो कितने की, इसकी साइक्लिसिटी 2 की है, कि ये हर 2 के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, कि ये हर 2 के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। ओके, ये इसका पैटर्न था, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे मेन बात करने वाली क्या है, अब 4:1 मतलब वो क्या, 1 मेरा क्या ऑड नंबर है। अगर मेरे 4 की पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। ओके, और अगर मेरे 4 की पावर इवन है, इवन नंबर देखिए क्या है, 2 है, 6 है, यहाँ पे 4 की पावर 4 इवन नंबर तो भी मेरा यूनिट डिजिट 6 है। यहाँ पे 4 की पावर 6 है तो भी मेरा यूनिट डिजिट क्या है, 6। 4 की पावर 8 इवन है तो भी यूनिट डिजिट मेरा 6। तो ऊपर अगर नंबर मेरा इवन है तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा, 6 आएगा, और अगर नंबर मेरा ऑड है तो यूनिट डिजिट मेरा 4 आएगा। तो 4 के केस में ये याद रखना, इवन और ऑड का केस, ये हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी मदद करेगा। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी मदद करेगा। ओके, तो अगर 4 की पावर ऑड है तो 4, अगर 4 की पावर इवन है तो 6। इतना पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं 9 के बारे में। 9, ओके, 9 क्या है, अगर मैं 9 की पावर 1 रखूँ कितना आ जाएगा, 9 आएगा। अगर मैं 9 की पावर 2 रखूँ 81 मतलब 1 आएगा, और अगर मैं 9 की पावर 3 रखूँ मतलब 81 में और 9 का मल्टीप्लाई कितना मिल जाएगा मेरे को, 7 × 9 मतलब 9, और अगर मैं 9 की पावर 4 रखूँ मतलब 9 का स्क्वायर × 9 का स्क्वायर मतलब 81 × 81 मतलब 1। तो देख रहे हो ये भी 2 का साइकिल रिपीट कर रहा है, 9 1 9 1 9 1। वही सही, अगर मैं 9 की पावर 4 रखूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 मिल जाएगा। अगर मैं 9 की पावर 5 रखूँ कितना मिल जाएगा, 1। अगर मैं 9 की पावर 6 रखूँ तो 9 मिल जाएगा, और अगर मैं 9 की पावर 7 रखूँ तो 1 मिल जाएगा। इसमें भी इवन और ऑड का ही केस बनने वाला है। अगर नहीं समझ रहा है ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो आप लोग। ओके, तो ये देखिए 2 का पेयर बना रहा है ये। अगर मेरे 9 की पावर, अगर मेरे 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना है मेरा, यूनिट डिजिट 9 है, ऑड पावर पे यूनिट डिजिट 9। और अगर 9 की पावर मेरी इवन है तो यूनिट डिजिट मेरा 1। 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना होगा मेरा, 1 होगा। ओके, आप चेक कर सकते हो किसी भी इवन नंबर के लिए 9 का जो मेरा यूनिट डिजिट है वो क्या है, 1 है। ओके, यहाँ पे ये नहीं आएगा और ना ये पावर आएगा, ये पावर एक यहाँ से रिपीट हुआ था, यहाँ पे क्या आएगा, 5 6 7 और 8 आएगा। तो कितना मिल जाएगा, 9 1 9 1। पावर ऑड मतलब 9 और पावर इवन मतलब 1। समझ गए, ये किसकी साइक्लिसिटी रिपीट करता है, 2 की, इसलिए इसकी भी जो साइक्लिसिटी है, इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है मेरी, 2 की है। तो ये जो मेन फॉर्मूला है दोनों, ये याद रखना, सिंपल सी बात है। अगर 4 की पावर ऑड तो यूनिट डिजिट कितना मेरा, 4, और अगर 4 की पावर इवन तो यूनिट डिजिट कितना मेरा, 6। उसी जगह पर अगर मेरे 9 की पावर, अगर मेरे 9 की पावर ऑड, ऑड मतलब 1 ना, 1 मेरा क्या ऑड नंबर है। अगर कभी बड़ा नंबर दिया है, अगर वो ऑड है तो उसको छोटे नंबर से रिप्लेस करके यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट मेरा 9। ओके, और अगर 9 की पावर मेरी इवन है तो यूनिट डिजिट मेरा 1। समझ गए, देखो ऑड के लिए दोनों का नंबर वही रिपीट हुआ। अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 ही आएगा, अगर 9 की पावर ऑड है तो सिर्फ 9 आएगा। सिर्फ इवन के लिए थोड़ा चेंजेस हुए, अगर 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, और अगर 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। बस इतनी सी ही बात है। अभी ऑड और इवन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अगर 4 की पावर 1 है तो फिर क्या होगा, 2 की साइक्लिसिटी ना, तो इसमें 2 और ऐड कर दो, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, 4 की पावर 9, ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा, ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, 2 की साइक्लिसिटी मतलब 9 की पावर 1, 9 की पावर 3,
फिर 9 की पावर 5, 9 की पावर 7, 9 की पावर 9, इन सब का यूनिट डिजिट सेम होगा क्योंकि इनके बीच में क्या है, दो दो का गैप है। ये तो हो गया ऑड नंबर के लिए एक सीरीज। ओके, अब अगर मैं इवन की बात करता हूँ तो मतलब 4 की पावर 2, दो दो का गैप ही रखना है क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 2 की है। तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6, 4 की पावर 8, 4 की पावर 10, ये भी बढ़ता ही जाएगा। और अगर 9 के लिए बात करेंगे तो 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, 9 की पावर 8 और 9 की पावर 10, ये भी बढ़ता जाएगा क्योंकि इवन नंबर्स के लिए ये देखिए, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा, इसका 9 होगा, इसका कितना होगा, इसका 6 होगा और इसका 1 होगा यूनिट डिजिट। समझ गए? तो ये सीरीज़ याद रखना कि 4 की साइक्लिसिटी और 9 की साइक्लिसिटी 2 की होती है, मतलब 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितने की होती है, वो 2 की होती है। वो 2 का साइकिल बना रही है क्योंकि वो खुद को 2 के बाद रिपीट कर रही है इसके लिए। ओके, तो हमने 4 और 9 का भी देख लिया। अब बचते हमारे, हमने 6 नंबर्स देख लिया, अब बचते केवल 4 नंबर जो है 2, 3, 7, 8। ये 4 नंबर्स इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इन्हीं 4 नंबर्स के ऊपर ज़्यादा सवाल पूछे जाने की गुंजाइश होती है। ओके ओके, तो एक एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं दोनों के ऊपर। लाइक मैंने अगर यहाँ पे एक नंबर लिख दिया मैंने 194 रेज़ टू 163, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट के लिए केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। तो 4 मतलब, और पावर की क्या है मेरी, ऑड है, तो ऑड पावर के लिए क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। समझ गए? अगर यही मेरा पावर 194 है और अगर यही पावर मेरा 164 होता तो यूनिट डिजिट मेरा क्या बन जाता, 6 बन जाता, क्योंकि पावर मेरा क्या इवन है। ओके, अब अगर मैं उसी जगह 9 की बात करूँ, अगर मैं 99 रेज़ टू 1000 लिया तो पावर क्या है मेरा, इवन है। इवन के लिए जब भी इवन पावर लगे और नंबर अगर बड़ा है तो आप उसको किसी भी छोटे इवन नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर तो इवन नंबर होता है, उसके लिए केसेस हमें हमेशा सेम ही रहेंगे। तो इवन नंबर जैसे मैं इसको अगर 2 से रिप्लेस करता हूँ तो 9 का स्क्वायर 81, मतलब यूनिट डिजिट मेरा 1 आ जाएगा। और अगर इसी जगह 999 होता तो कितना आता, 9 आता, क्योंकि ये मेरा क्या ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए यूनिट डिजिट कितना होता है, 9 होता है। ओके, समझ गया? कोई डाउट? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई होप, मुझे पता है डाउट तो नहीं होगा क्योंकि टॉपिक इतना मुश्किल भी नहीं है। जब हम लोग सवाल पढ़ेंगे ना तब सवालों में समझ में आएगी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने बाकी 4 नंबर्स की तरफ जो कि हैं 2, 3, 7, 8। ओके, तो अभी जो हमारे नेक्स्ट नंबर्स है वो क्या है, 2, 3, 7 और 8, ये हमारे क्या नेक्स्ट नंबर्स है। और दिस नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं के ऊपर से सवाल बनाए जा सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मेरे 2 की पावर, चेंज द कलर, मेरे 2 की पावर 1 है मतलब यूनिट डिजिट मेरा 2 आएगा। 2 की पावर 2 मतलब 4 होता तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 2 की पावर 3 मतलब 8 होता तो यूनिट डिजिट मेरा 8 आएगा। 2 की पावर 4 मतलब 16 होता तो यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा, 6 आएगा। फिर इसके बाद अगर मेरे 2 की पावर 5 होती है मतलब 32 तो यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 2 की पावर 6 मतलब यूनिट डिजिट मेरा कितना 64 होता है ये, तो मतलब 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 आया, ये 4 आया, फिर से क्या होगा, अब ये 2, 4, 8 से रिपीट करने लगेगा। अगर 2 की पावर 7 मतलब 64 इंटू 2 कितना होगा, 8 होगा। और अगर 2 की पावर 8 मतलब इस 8 के अंदर और 2 मल्टीप्लाई में, अगर मैं 2�7 में और 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2⁸ बन जाएगा, मतलब इस 8 में और 2 मल्टीप्लाई होगा मतलब 16 मतलब 6। ओके, तो देख रहे हो 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, तो ये क्या है, इसकी साइक्लिसिटी 4 की है। अगर 2 की पावर मैं यहाँ पे कितना कर दूँ, 9 कर दूँ तो कितना आएगा, इसका 2 आएगा। 2 की पावर 10 तो कितना आएगा, 1024 होता है इसका, तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर 11 कर दूँ तो 8 आएगा, और 2 की पावर 12 कर दूँ तो कितना आएगा, 6 आएगा। देख रहे हो ये क्या कर रहा है, ये 4 की साइक्लिसिटी निभा रहा है। ये किसकी, 4 की साइक्लिसिटी। तो इसकी साइक्लिसिटी कितने की है, ये इसकी साइकिल जो है वो 4 टर्म्स की है। जो मेरे 2 की साइकिल है, जो मेरे 2 की जो साइकिल है वो कितने टर्म्स की है, वो
4 टर्म्स की इसकी साइक्लिसिटी है, साइकिल और साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी कितने टर्म्स की है? 4 टर्म्स की, मतलब हर 4 टर्म्स के बाद ये खुद को रिपीट करता है, हर 4 टर्म्स के बाद ये खुद को रिपीट करता है। ओके, अब कभी अगर ऐसा हो जाए कि अगर ये नंबर पावर और बढ़ जाए तो क्या किया जाए? अगर ये पावर कभी और बढ़ जाए तो क्या किया जाए? क्या हमको इसके बारे में पता है? नहीं पता है ना, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे 2 की पावर कभी ऐसी हो जाए 165, अगर कभी 2 की पावर ऐसी हो जाए तब क्या आपको मालूम होगा कि ये 4 का साइकिल रिपीट कर रहे हो तो कितने नंबर पे होगा? नहीं ना, तो इसके पावर को 4 से भाग दो, इसके पावर को 165 को 4 से भाग दो। 4 4 जा 16, 5 बचेगा, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर कितना है मेरा? 1 आया। तो जो मेरा रिमाइंडर होगा उसको इसके पावर पे लगा दो, जो मेरा रिमाइंडर होगा उसको इसके पावर पे लगा दो। समझ गए? मतलब 2 की पावर 1, मतलब यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा? 2 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरा? 2 आएगा। अब आपका सवाल होगा सर इसको 4 से ही क्यों डिवाइड किया जाता है? क्योंकि बच्चा ये 4 की साइक्लिसिटी फॉर्म करता है, तो 165 में 4 के कितने पेयर्स बनेंगे तो ये 4 से डिवाइड करने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना मुझको। क्योंकि देखिए अगर मेरे को 9 है और मैं आपको बोलूँ कि इसके अंदर 3 3 के कितने पेयर्स बनेंगे, तो आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब इस 9 के अंदर 3 3 के 3 पेयर बनेंगे। यही इसीलिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, किससे? 4 से, ताकि हम लोग को मालूम चल सके कि इसके अंदर कितने पेयर्स बन रहे हैं 4 के। ओके, तो 4 के इसके अंदर 41 पेयर्स बनेंगे और नंबर कितना बच जाएगा? 1 2 बच जाएगा। 41 मतलब 41 इंटू 4 मतलब 164 पेयर इसके बनेंगे और 1 2 बच जाएगा जो हमारा होगा यूनिट डिजिट। समझ गए? नंबर कोई भी हो, नंबर कोई भी हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 9, इनका क्या यूनिट डिजिट सेम है। कितने गैप है? 4 का गैप है। ओके, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, कितने का गैप है? 4 का गैप है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 से 2 की पावर 7 और 2 की पावर 7 से लेकर 2 की पावर 11, कितने का गैप है? 4 का गैप है। 2 की पावर 4 से लेकर 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 से लेकर 2 की पावर 12, कितने का गैप है? 4 का गैप है। इसीलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं इसको। तो एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है 2 की पावर x का जो यूनिट डिजिट होगा, 2 की पावर x का जो यूनिट डिजिट होगा वही 2 की पावर 4k प्लस x का यूनिट डिजिट होगा। 4k प्लस x का यूनिट डिजिट होगा। अब 4k प्लस x मैंने क्यों लिखा? अगर मैं इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 1, कितना इसका यूनिट डिजिट? 2 है। और अगर मैंने इसको 2 की पावर 9 लिखा तो क्या मैं 2 की पावर 9 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? जी लिख सकता हूँ। अगर मैं 2 की पावर 9 को 4 इंटू 2 प्लस 1 लिखता हूँ तो ये कितना बन जाएगा? 4 इंटू 2 प्लस 1, और 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट कितना है मेरा? 2 ही है। मतलब देख रहे हो अभी ये 4 इंटू 2 प्लस 1, ये किस फॉर्म में? 4k प्लस 1, यहाँ पे k की वैल्यू 2 है बस। तो समझ गए? ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 की पावर x, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये CDS और CGL का एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट बन के आ सकते हैं। ओके, तो 2 की पावर x और 2 की पावर 4k प्लस x, कितना बन जाएगा? इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट होगा। अगर इसका a है तो इसका भी a ही होगा यूनिट डिजिट, दोनों का यूनिट डिजिट सेम होगा। ओके, इतना समझा? कोई डाउट नहीं? तो अभी हम लोग ना एक काम करते हैं, एक छोटा सा सीरीज़ में लिख रहा हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिए और कुछ बिना सोचे समझे उसको अपने दिमाग में याद रखना। बिना कुछ सोचे समझे उसको अपने दिमाग में याद रखना। ओके, देखिए सीरीज़ क्या है मेरा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, 2 की पावर 13, 2 की पावर 17, इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 4 का गैप होगा कि 4 की साइक्लिसिटी ये फॉर्म करता है। ये कितनी की साइक्लिसिटी फॉर्म करता है? 4 की साइक्लिसिटी फॉर्म करता है। अगर 2 की पावर 2 है तो फिर 4 का गैप, मतलब 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 10, फिर 2 की पावर 14, फिर 2 की पावर 18। ओके, अगर 2 की पावर 3 से देखूंगा तो 2 की पावर 3 का सेम होगा, फिर 2 की पावर 7 का सेम होगा और 2 की पावर 11 का सेम होगा, 2 की पावर 15 का सेम होगा और 2 की पावर 19 का भी सेम होगा। इसी तरह बढ़ता जाएगा ये। फिर अगर 2 की पावर 4 का देखते हो तो कि 4 की साइक्लिसिटी, इसलिए 2 की पावर 4 तक ही जाएंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो 2 की पावर
कितनी होगी, 2 की पावर 8 होगी, 2 की पावर 12, 2 की पावर 16 और 2 की पावर 20, ऐसे बढ़ती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन सबका जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम होगा। इन सबका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 होगा, इन सबका 4 होगा, इन सबका 8 होगा और इन सबका 6 होगा। ओके, इन सबका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा पावर में, चाहे कितना ही पावर हो। अब ये देखिए, अगर मैंने किसी भी नंबर को अगर डिवाइड किया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे किसी नंबर को मैंने लिया, जैसे मैंने लिया 64, मैंने 64 लिया। अब 64 क्या है मेरा, 64 मेरा क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 1 जा 4, कितना है 2 आया, फिर मैं 4 उतार लूँगा, 4 6 जा 24, फिर कितना मिल जाएगा मेरे को 0, मतलब ये 4 का पूरा पूरा मल्टीपल है और मेरा रिमाइंडर कितना है, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। जब कभी भी मेरा रिमाइंडर 0 आए तो मुझे उस नंबर के पावर में सीधा सीधा 4 लगा देना है। ओके, जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखता कितना 2⁻164, तो 164 4 का मल्टीपल है, तो 2⁻0 नहीं 2⁻4। अगर रिमाइंडर मेरा अगर 164 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसके पावर में सीधा सीधा 4 लगा देना है। ये याद करना है आपको यूनिट डिजिट के केस में, ये आपको याद करना है। ओके, यूनिट डिजिट के केस में ये आपको याद करना है। ओके, उसके ऊपर सीधा आपको क्या करना है, 4 की पावर लगा देनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कितना है, 0 है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए उसको। अगर 2 की पावर 4 होगी तो यूनिट डिजिट मेरा कितना होगा, 6 होगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 4 से डिवाइड करने पे 0 आएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए अगर 2 की पावर 3 है, जैसे कि अगर मेरा 2 की पावर 3 कितना होता है, मेरा 8 होता है। अगर यहाँ का अगर 4 से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, मेरा रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है, मेरा रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। और ये 4 है, अगर मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 4 होगा। और अगर रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है, रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट मेरा 2 होगा। अब ये देखिए, अब हम लोग इसके पावर में अगर समझ लो, यहाँ पे मेरे को अगर मैं 63 ले लेता, चलो मैं यहाँ पे ना 63 ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे 63 लिया, तो 4 1 जा 4, 2 यहाँ पे बचेगा 3, तो 4 5 जा 20, तो कितना रिमाइंडर बचा मेरा, 3 रिमाइंडर बचा। तो मैं क्या करूँगा, इसके पावर में 3 लगा दूंगा, मैं इसके पावर में 3 लगा दूंगा ना। यहाँ पे क्या मेरा 160, यहाँ पे मैं 63 कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा 63 है। ओके, तो मैंने इसके पावर में कितना लगा दिया, रिमाइंडर मेरा 63 लगा दिया। तो 63 में से जब मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा है, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है मेरी, 8, और रिमाइंडर कितना है मेरा 3, देख रहे हो। अगर रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है तो उसके पावर में मुझे क्या लगाना है, यूनिट डिजिट 3 लगाना है। अगर रिमाइंडर मेरा 2 आ रहा है तो उसके पावर में मुझे 2 लगाना है। अगर रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है तो उसके पावर में मुझे 1 लगाना है। याद कर लो, जितना रिमाइंडर वही नंबर आपको पावर में चढ़ाना है। सिर्फ ये एक स्पेशल केस है 4 वाला, रिमाइंडर मेरा अगर 0 है तो मुझे क्या करना है, ऊपर 4 लगाना है। अभी अगर किसका ये सवाल हुआ, सर अगर रिमाइंडर हमको 4 मिला तब क्या करें, रिमाइंडर 4 मिला तब क्या करें, गधो। अगर 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आता है, रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा ही आएगा, 4 नहीं आएगा। अगर 4 आया भी तो 1 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा तुमको, समझे। किसी को ये डाउट आता है, इसीलिए मैंने ये बता दिया, क्योंकि मैं जब नंबर सिस्टम एक दूसरे बैच में सिखा रहा था तो वहाँ पे बच्चों के मन में ये डाउट था कि सर अगर रिमाइंडर मेरा 4 आया, इतना बेकार डाउट, अगर रिमाइंडर मेरा 4 आया तो यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा। अगर वैसे तो रिमाइंडर कभी 4 आएगा नहीं, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आएगा। अगर 4 आ भी गया तो उसको फिर से 4 1 4 लेके 0 बना देना। ओके, तो इतना याद कर लो, जो रिमाइंडर वो मेरा पावर में होगा, जो मेरा रिमाइंडर होगा वही मेरा पावर होगा, समझ गए। जो मेरा रिमाइंडर होगा वही मेरा पावर होगा, ये याद रखना। ओके, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं इसके ऊपर। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 2⁻14
1458 मैंने क्या लिया 1458 लिया, तो 1458, अब 1458 को 4 से डिवाइड करो। देखो 4 से डिवाइड करने का एक रूल होता है, हमेशा 4 से अगर डिवाइड करना है तो किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड किया करो, अगर रिमाइंडर मालूम करना है। अगर रिमाइंडर मालूम करना है वो कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी यूनिट डिजिट के अंदर अगर कभी भी 4 से डिवाइड करना पड़े पावर को, तो हमेशा लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करना, वही आपका रिमाइंडर होगा। ओके, तो 58 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 1 ज़ा 4, 1 यहाँ पे जाएगा, 4 चौक 4 4 ज़ा 16, 4 चौक 16, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा रिमाइंडर बच जाएगा 2। अब अगर मैं 1458 को भी 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या मेरा 2 आएगा। देख के लेते, 4 3 ज़ा 12, 2 मेरा बच गया, 5 मैंने नीचे लिया, 4 6 ज़ा 24, तो 1 यहाँ पे मेरा आया, तो 18 मैंने यहाँ पे लिया, तो 4 4 ज़ा 16, तो रिमाइंडर मेरा कितना है 2 आया। ये देख लो, ये मेरा रिमाइंडर और ये मेरा रिमाइंडर क्या हो गया, मेरा सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, तो यूनिट डिजिट में ये याद रखना कि अगर किस ऊपर पावर में कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर 1 2 3 4 5 6 कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका आपको यूनिट डिजिट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रिमाइंडर हमको 2 आया है, अगर मैं 58 को 2 से भाग दूँ, 4 से भाग दूँ, 4 1 ज़ा 4, 1 नीचे, 8 यहाँ पे, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर कितना आया मेरे को 2 आया। देखो ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर सेम है, ये हर केस में सेम होता है। ओके, तो ये भूलना मत हमेशा, अगर आपको रिमाइंडर निकालना और पावर बड़ी है तो ऑलवेज पावर को किससे डिवाइड, पावर के लास्ट डिजिट को, पावर के लास्ट 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करो, बस पावर के लास्ट 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करो। ओके, समझा इतना? तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, रिमाइंडर मेरा 2 आया और 2 की पावर 2 कितनी थी 4, तो इस संख्या का, इस नंबर का यूनिट डिजिट मेरा कितना होगा 4 होगा। आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई और नंबर लेते हैं, मैंने लिया जैसे 132 ओके, तो 129, अब क्या करना है आपको, 129 पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, अगर ये 1299 रहा होता तो 99 को ही डिवाइड करना है 4 से, तो 4 दूनी 8, 1 कैरी, तो 4 4 ज़ा 16, कितना बच गया, रिमाइंडर मेरा 3 आया, तो 2/3 मतलब रिमाइंडर मेरा कितना है, यूनिट डिजिट मेरा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जो रिमाइंडर वही उसका पावर बनेगा, जो रिमाइंडर आएगा वही पावर बनेगा। अगर कभी 4 का मल्टीपल आएगा, जैसे 132 और यहाँ पे कितना आ गया मेरे को 44 आ गया, 44 आ गया, तो ये 4 का मल्टीपल है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। तो जब भी रिमाइंडर 0 आए तो पावर में क्या लगाना है 4 लगाना है, तो मतलब यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा यूनिट डिजिट मेरा 6 आएगा। समझ गए? कोई डाउट? आई होप अभी तक तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट पैदा हो मैंने वैसा कुछ सिखाया ही नहीं है आपको। ओके, तो हमने कौन कौन सा नंबर का देख लिया, 1 0 1 5 6, फिर उसके बाद में 4 और 9 का देख लिया, 0 1 5 6 4 और 9, अभी हमने 2 का भी देख लिया। ओके, तो फटाफट हम लोग 3 के ऊपर जाते हैं और 3 का देख के लेते हैं कि 3 का क्या रूल है। सिंपल ही होगा, अगर टाइम हुआ तो हम लोग 3 के आगे भी जाएंगे, ओके, नहीं तो वो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो 3 की पावर 1 कितना है मेरा, यूनिट डिजिट 3, 3 का पावर 1, तो यूनिट डिजिट मेरा कितना 3 हुआ। 3 का पावर 2, तो यूनिट डिजिट मेरा कितना होगा 9 होगा। 3 का पावर 3 मतलब यूनिट डिजिट मेरा कितना होगा 7 होगा। 3 का पावर 4 मतलब 81, तो कितना होगा 1 होगा। इसकी भी साइक्लिसिटी 4 की है, इसकी जो साइक्लिसिटी है ये कितने की है 4 की है, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 की है। तो अगर 3 की पावर 5 लेता हूँ तो भी कितना मिलेगा मेरे को, मतलब इस 3/4 मतलब 81 में और 3 मल्टीप्लाई करना मतलब 243, तो 3 आएगा यूनिट डिजिट। अगर 3 का पावर 6 हुआ तो 9 आएगा, 3 का पावर 7 हुआ तो
7 आएगा, और अगर 3 का पावर 8 हुआ तो 1 आएगा। देख रहे हो ना 4 की साइक्लिसिटी, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1। तो समझ गए, ये 3 के पावर 1 में 3 आएगा, 3 के पावर 2 में 9 आएगा, 3 के पावर 3 में 7 आएगा, 3 के पावर 4 में कितना आएगा, 1 आएगा। तो फिर से वही, अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना 1 आ रहा है, अगर बड़ी पावर हुई तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 3 आएगा। देखो इसके पावर को देख के रिमाइंडर का अंदाजा लगा लेगा, क्योंकि रिमाइंडर मेरा यूनिट डिजिट में ही आएगा, मतलब सिंगल डिजिट में आएगा, और वो रिमाइंडर यही डिजिट्स होंगे। अगर रिमाइंडर 1 है तो मतलब 3:1 होगा, अगर रिमाइंडर मेरा 2 है तो मतलब 3:2 होगा, और अगर रिमाइंडर मेरा 3 है तो मतलब 3:3 होगा। ओके, और अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो 3:4 होगा। समझ गए अच्छे से? कोई डाउट, कोई शंका नहीं ना? तो जैसे एक नंबर में लेता हूँ, अगर 343 मैंने ले लिया 241। ओके, तो 241 को डिवाइड करने के लिए मेरे को क्या करना है, कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है, मतलब ये यूनिट डिजिट और ये लास्ट के 2 डिजिट। ओके, अगर मैं 3 लिखा हूँ तो इसके यूनिट डिजिट, अगर मैं 41 को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को, 4 1 सा 4, तो कितना बचेगा, 40 निकल जाएगा, तो रिमाइंडर कितना है, केवल 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे आएगा, और इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। देखो रिमाइंडर 1, अरे गधो, अगर मैं इसको 41 को लिखूंगा तो 4 10 सा 40, रिमाइंडर कितना है मेरा, 1 आया ना, तो वही 1 यहाँ पे लगा दूंगा मैं, रिमाइंडर 1, तो यूनिट डिजिट मेरा कितना, 3। ये मेरा क्या, ये मेरा यूनिट डिजिट है। ऐसा कुछ भी नंबर हो, अगर रिमाइंडर, अगर ऊपर 4 का मल्टीपल होता, अगर यहाँ पे 44 होता गलती से, तो यहाँ पे कितना आता पावर में, यहाँ पे पावर में 4 आता, और यहाँ का जो यूनिट डिजिट है वो कितना होता है, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट 1 होता, क्योंकि 244 4 का मल्टीपल है, और लास्ट का 44 भी 4 का मल्टीपल है, इसलिए डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता मुझको। समझ गए? कोई डाउट नहीं ना? देखो 2 का अच्छे से समझाना आपने, तो वैसा ही 3 का है, तो 3 में इतना मैंने बता दिया, बस इतना याद कर लो, इतना अच्छे से समझ के अपने नोट्स में लिख लो। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग किसके ऊपर, 7 के ऊपर। ओके, सो लेट्स गो ऑन 7 के ऊपर जाते हैं। अगर 7 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। 7 की पावर 2 मतलब 49, मतलब यूनिट डिजिट 9 होगा। 7 की पावर 3 मतलब 343, मतलब कितना, यूनिट डिजिट 3 होगा। और अगर 7 की पावर 4 है तो मतलब 3 के अंदर और 7 का मल्टीप्लाई मतलब 1 होगा यूनिट डिजिट। और सेम यही रिपीट होगा, 7 की पावर 5 होगा तो 7 होगा, 7 की पावर 6 होगा तो 9 होगा, 7 की पावर 7 होगा तो 3 होगा, और 7 की पावर 8 होगा तो 1 होगा। यहाँ पे देख रहे हो 4 की साइक्लिसिटी, हर 4 नंबर के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। 7:1, 7:5, 7:2, 7:6, 7:3, 7:7, 7:4, 7:8। ओके, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 3 होगा। अभी अगर देख के डर लग रहा है जिन बच्चों को, मैं बता दूं, अभी तो इतना सिर्फ देखो और अच्छे से समझ के लो कि पावर अगर बड़ी हुई तो 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही पावर में लगा देना है मुझे। ओके बस, और अगर रिमाइंडर मेरा 0 हुआ तो यूनिट डिजिट मेरा 1 होगा, यूनिट डिजिट मेरा 1 होगा। अब ये देखो 3 तक तो सबको याद ही रहता है, 3 तक सबको याद ही रहता है, बचा 1 का बाद। तो जो भी यूनिट डिजिट आपका 3 रहेगा उसके अंदर वो नंबर एक बार और मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे देखो 7:3 का क्या था, मेरा 3 था। अब अगर लग बाय चांस 7:4 आपको याद नहीं है तो 7:3 में अगर आप लोग एक साथ मल्टीप्लाई करते हो तो एक साथ आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना बन जाएगा 7:4, और ये कितना बन जाएगा 21। तो इसका यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा 1, तो 7:4। ये 7:4 की वैल्यू नहीं, ये इसके यूनिट डिजिट की वैल्यू। ओके, तो 7:4 कितना है मेरे को 1 आ गया। ओके, तो बस यही करना है, इतना सा ही सिंपल है और कोई टफ बात नहीं है। तो हमने 2 3 7 का देख लिया, अब क्या बचा, हमारे पास बचा है केवल 8। तो इसके ऊपर एक सवाल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया 2067, अगर मैं इसको 2020 से, इसका पावर कितना है 2020 है। क्या ये मेरा 4 का मल्टीपल है? जी हाँ, 2020 मेरा 4 का मल्टीपल है। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर 0 मतलब यूनिट डिजिट पे फोकस करना केवल, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा मेरा 4,
और 7 का पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट मेरा 1। समझ गए? कोई डाउट? अगर यहाँ पे 1057 होता और यहाँ पे पावर में आपको 243 लिखा होता, तो जब आप 243 को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता आपको? सिर्फ 7 पे फोकस करना। अगर 243 को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता? 240 निकल जाता, क्या बचता? केवल 3 बचता, और 7 का पावर 3 मतलब यूनिट डिजिट 3। समझ गए? इतना इजी है यूनिट डिजिट गाइस, बहुत इजी टॉपिक है। मैथ्स टफ नहीं होता, मैथ सिंपल ही होता है, बस पढ़ने वाले बच्चे टफ बना देते। आप अंदर से जो मानोगे सब्जेक्ट को लेकर ना, वो सब्जेक्ट आपके लिए उतना अच्छा बनेगा। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं ना, मैं जब जूनियर कॉलेज में था, आज से 8 साल पहले जब मैं जूनियर कॉलेज में था, तो मुझको ना केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बड़ा डर लगता था। मैं सोचता था यार केमिस्ट्री मुझे नहीं आती है और मुझे केमिस्ट्री कभी आएगी भी नहीं। तो आप मानोगे नहीं, मैं अपने मतलब मैं 11वीं में साइंस में था ना, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सीएस ये हमारे सब्जेक्ट्स थे। तो मैं फिज़िक्स, मैथ्स और सीएस में क्लास में टॉप मारता था। और रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में आज तक टॉप नहीं आया, केवल पासिंग नंबर आए मेरे। और वो भी क्यों है? क्योंकि मेरा केमिस्ट्री 1 जो था वो इनऑर्गेनिक था, और केमिस्ट्री 1 में इनऑर्गेनिक में कुछ फिजिक्स के पार्ट्स थे 60-70%। तो वो फिजिक्स के पार्ट्स को मैं ईजिली पढ़ सकता था, जो मुझे समझ में भी आते थे। और केमिस्ट्री में सीरियसली मुझे आज तक केमिस्ट्री टफ ही लगता है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री को मानता था वो टफ है। और मैं मैथ्स को सोचता था मैथ्स ईजी है मेरे लिए, मैथ्स मेरे लिए इजी है, तो मैथ्स मेरे को आता है। अगर आप मानोगे ना, तो मैं 9th में ना बहुत पढ़ाई में कमज़ोर था। 9th में मुझे मैथ्स में कभी अच्छे मार्क्स मिले ही नहीं। जब मैं 10th में गया, जब मेरे 10th का प्री बोर्ड था, तो मेरे एक मैथ्स के सर थे, डॉक्टर गिरीश करके, तो मैं उनके बाद से मैथ्स पढ़ने जाया करता था अपने स्कूल में। तो उन्होंने मैथ्स को मुझे इस तरह सिखाया कि मैथ्स मेरा दोस्त बन गया और मुझे मैथ्स ईजी लगने लगा। मुझे अगर जो चैप्टर्स नहीं भी आते थे ना, मैं सोचता था यार ईजी है, मैं इसको कर लूँगा। और जब कोई मुझे सिखाता था, मैं उसको समझ जाया करता था। क्यों? क्योंकि वो अंदर से मेरा विश्वास था उस सब्जेक्ट को लेकर कि हाँ ये ईजी है। तो अगर मैथ्स में आपको डर लगता है तो डरो मत, अपने आप से बोलो खुद ही कि हाँ मैथ्स ईजी है, तो मैथ्स ईजी ही है, मैथ्स टफ नहीं है, फिर मैथ्स ईजी है। अगर आपको जीके से डर लगता है तो बोलो जीके इज़ ईजी, जीके ईजी है आपके लिए। इंग्लिश से डर लगता है तो बोलो इंग्लिश इज़ ईजी, ईजी है वो सब्जेक्ट। आप जैसा विश्वास बनाओगे वैसा आपको सामने आपके दिखाई देगा। समझिए गाइस? तो इट्स ऑल अपॉन योर फेथ। आपका फेथ जितना मजबूत होगा सब्जेक्ट को लेके, वो सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही इजी रहेगा। ओके? अब अगर कोई मुझे बोले कि नींद में से उठ के मैथ सिखाओ, तो मैं टॉपिक सिखा सकता हूँ आपको। ओके? क्योंकि ये मुझे पसंद है। आई लाइक टीचिंग, मुझे सिखाना पसंद है। मैं नींद में से उठ के भी सिखा सकता हूँ आपको, और एकदम बिल्कुल सही सिखाऊंगा मैं जो भी टॉपिक सिखाऊंगा। ओके? तो ऐसा मानो कि मैथ्स इजी लगता है आपको, तो मैथ्स इजी लगने लगेगा। तो हमारा एक लास्ट नंबर बचा, कौन सा नंबर बचा है? वो हमारा नंबर 8। तो बस नंबर 8 के बारे में पढ़ते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं फिर हम लोग। तो नंबर 8 के बारे में देखते क्या क्या बोलता है नंबर 8। ओके? तो अगर मेरे 8 की पावर 1 है तो मेरा यूनिट डिजिट कितना होगा? मेरा यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर मेरे 8 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट मेरा कितना होगा? 4 होगा। अगर मेरा 8 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट मेरा कितना होगा? 2 होगा। 8 की पावर 1 मतलब 8, 8 का स्क्वायर मतलब 64, 8 का पावर 3 मतलब 512, समझे? इसलिए यूनिट डिजिट 2। और 8 की पावर 4 मतलब 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 मतलब 16, तो यूनिट डिजिट मेरा कितना होगा? 6 होगा। देखो बड़े पावर्स के अंदर ना ऐसे ट्रिक्स लगाए जाते हैं। ओके? तो अगर 8 की पावर 5 है तो जाहिर सी बात है 8 आएगा। 8 की पावर 6 है तो 4 आएगा। 8 की पावर 7 है। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा कि इसकी भी साइक्लिसिटी 4 की है, आइडिया मिल ही गया रहेगा इतना आपको। और 8 की पावर 8 कितनी होती है मेरी? 6 होती है। ओके? तो साइक्लिसिटी कितनी है इसकी? इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है? 4 की है। 8 की पावर 1 वही 8 की पावर 5। ओके? जो 8 की पावर 2 वही 8 की पावर 6, जो 8 की पावर 3 वही 8 की पावर 7, जो 8 की पावर 4 वही 8 की पावर 8। समझ गए आप लोग? तो जो 8 की साइक्लिसिटी है वो भी कितनी है? वो भी 4 टर्म्स की है। कितने टर्म्स की है? 4 टर्म्स की है।
समझ गए? 8 4 2 6, 8 4 2 6। तो इसके अंदर जब भी मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। अब ये देखिए रिमाइंडर 1 जो पावर होता है ना वही रिमाइंडर होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट ये लिखता आ रहा हूँ। पिछले 2 नंबर से मैंने ये डायरेक्ट लिखा है। ओके, अगर रिमाइंडर मेरा 1 है तो मतलब यूनिट डिजिट मेरा 8 है। और अगर मेरा रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर 2 कहाँ से लिखा मैंने? पावर को देख के लिखा है। रिमाइंडर अगर जो रिमाइंडर होगा वही मेरा पावर में होगा। ओके, और अगर रिमाइंडर मेरा 3 है तो यूनिट डिजिट मेरा 2 है। और अगर रिमाइंडर मेरा 0 है, 4 के केस में याद रखना ऑलवेज रिमाइंडर आपका 0 ही होता है। रिमाइंडर क्या होता है आपका? रिमाइंडर आपका 0 ही होता है। रिमाइंडर आपका 0 ही होता है। समझ गए ये बात आप अच्छे से, बिना किसी डाउट के? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको अभी तक का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देख, जैसे मैंने लिया 438 डिवाइडेड बाय 431। ओके, तो 431 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा, नॉर्मली डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर मिलने के लिए, तो 4 1 ज़ा 4, 31 मैंने नीचे उतार दिया। तो यहाँ पे तो पहले मेरे को 0 मिल जाएगा। पहले तो यहाँ पे 0 आएगा, वही 0 यहाँ पे लूँगा तो वही 0 यहाँ पे आएगा तो 3। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? इस मैंने 1 को नीचे उतार लिया तो 31 से जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल कितना है? 7 है, तो 28। तो रिमाइंडर कितना मिल गया मेरे को? 3 मिल गया। तो वही मेरा क्या आएगा? पावर में आ जाएगा मेरे को। कितना? 8⁻3, मतलब 8 की पावर 3, मतलब कितना? रिमाइंडर मेरा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा। देख रहे हो ये? अब देखो इतना बड़ा करने से अच्छा मैंने क्या बोला, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। जब 431 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 7 जा 28, तो 31 में से 28 निकल जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। वही 3 पावर में लगा दो। इतना बड़ा डिवाइड करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। समझ गए? इतना बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सीधा सीधा उसके लास्ट के 2 डिजिट को किससे डिवाइड करो? तो 4 से डिवाइड कर दो। लाइक अगर इसके पहले कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ होता, लाइक अगर 438 है, अगर इसके पहले लिखा हुआ होता 4 4 3 3 2 2 3 1, तो भी लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करते आप। और इसका यूनिट डिजिट कितना आता है? 8 की पावर 3, मतलब यूनिट डिजिट इसका 2 ही आता। इसका भी यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, क्योंकि इसके लास्ट का डिजिट क्या है? 31 है, और 31 ही 4 से डिवाइड होगा। समझिए? अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा है, इतने बड़े नंबर को 4 से डिवाइड मारो और कैलकुलेट करते हो तो समय निकल जाएगा। इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं, ताकि आपको जब कंसेप्ट याद रहेगा तब शॉर्ट ट्रिक्स आसानी से याद कर सकते हो। अगर कंसेप्ट ही नहीं पता तो शॉर्ट ट्रिक्स करके क्या करोगे याद? वो भूल ही जाओगे एग्जाम में तुम लोग। समझ गए? तो आज हमने ये सब कुछ देखा अच्छे से। ये सब आपने होप कि अच्छे से नोट भी किया होगा अपने नोटबुक के अंदर बिना किसी दिक्कत के। तो ये हमने देख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको, सब कुछ सीख लिया आपने। ओके, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। जैसे अगर कोई मेरा प्राइम नंबर है लाइक 29, ओके, तो इसके 2 फैक्टर होंगे। एक तो एक ये होगा, एक 29 खुद होगा। तो 29 को तो हम लोग को परफेक्ट नंबर के लिए जोड़ना नहीं है, सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे याद रखना, कोई भी प्राइम नंबर कभी परफेक्ट नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर कभी परफेक्ट नंबर बन ही नहीं सकता है। प्राइम नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। एवरी प्राइम नंबर is not a perfect number, is not a perfect number। कोई भी प्राइम नंबर परफेक्ट नंबर नहीं बन सकता। इसको अच्छे से याद रखना आप लोग, बिल्कुल याद रखना, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर कभी परफेक्ट नंबर बन ही नहीं सकता। क्योंकि प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक तो 29। और उसके समेशन के लिए हम लोग केवल 29 को छोड़ के बाकी नंबर्स को जोड़ना, और 1 को जोड़ने पे कभी 29 तो नहीं आएंगे। इसीलिए प्राइम नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, या फिर एवरी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हो वो परफेक्ट नंबर कभी नहीं होता। समझ गए? कोई डाउट, कोई शंका बिल्कुल नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करनी है, अगर आपको ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करनी है तो कांटेक्ट ऑन दैट नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट करो।
इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करो, ऑफलाइन बैचेस के बारे में पता करो, या फिर जो ऑनलाइन बैचेस चालू है जिससे आप सर से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो या फिर मुझसे भी कर सकते हो, उस बैच के बारे में पता करो और अपना एडमिशन ले लो। या फिर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो studycampus.com पे जाओ, या फिर .in भी है, आप इसके ऊपर जाओ और अपने इसके बारे में कोर्स के बारे में पता कर सकते हो, या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में। यूनिट डिजिट का पार्ट 2 होगा जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।